हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया सेशन। तो नए सेशन को और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिटेल में देख लेंगे कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या हमें पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये है हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स। ठीक है, अगर हम देखें थ्योरी के हमारे पास 9 चैप्टर हैं और टोटल आता है हमारे पास 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर और हमें टाइम मिलता है 3 आवर्स का, यानी कि 3 घंटे का टाइम हमें मिलता है यहाँ पर। तो पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिससे लगभग 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस, स्कोप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैटर के बारे में बात करते हैं कि जो मैटर है उसका नेचर कैसा है। जैसे हम मैटर तो हमें पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वैसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, 3 ही स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 4th स्टेट क्या है, प्लाज्मा, और 5th है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर मैटर के नेचर के बारे में और स्टेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर हमें केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को पढ़ना है। कुछ 4-5 लॉज हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो हमने क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ी थी, है ना, तो वही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर हमें बहुत डिटेल में देखनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, और हमें पढ़ना है एलिमेंट के बारे में, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा डिटेल में। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एक मोल क्या होता है, ये सभी। फिर परसेंटेज कंपोजिशन, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, अच्छा सारे ही, ऐसा नहीं है कि कोई कम इम्पॉर्टेंट है ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं, सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ग्रीन से हम उनको मार्क कर रहे हैं जो आपको यहाँ पे बिल्कुल नए देखने को मिलेंगे। बाकी सारा थोड़ा बहुत 10 से रिलेटेड भी है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जो आपने पहले भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। अब इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कैसे हम फाइंड करेंगे इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे, स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट भी है, और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री के कैलकुलेशन कैसे हम निकालेंगे। फिर लिमिटिंग रिएजेंट भी है एक टॉपिक, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पर हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, एटम के कौन कौन से मॉडल हैं उनके बारे में बात करनी है, साथ में अलग अलग जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करना है, मैटर के ड्यूअल नेचर के बारे में बात करनी है, मैटर और लाइट के। तो हमें ये पता चलता है यहाँ पर कि एक ही नेचर नहीं है, दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब वो क्या है वो हमें समझना है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करनी है, एसपीडी ऑर्बिटल समझने हैं। ठीक है, इनके शेप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है, ऑबाउस प्रिंसिपल को समझना है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half filled and completely filled orbitals। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी पढ़नी है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, 9th-10th में पढ़ा था, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एस पी डी ऑर्बिटल्स में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि यहाँ पर हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे
कि एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे कि पहले कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे कैसे ये क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुआ और अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो क्या है। फिर पीरियोडिक टेबल को डिटेल में डिस्कस करेंगे और पीरियोडिसिटी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ट्रेंड्स भी बोलते हैं, तो ट्रेंड्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो कि एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो 100 से ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर है उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये सभी कुछ इजी कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अच्छा, जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में हम यही पढ़ेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, दो एलिमेंट कंपाउंड क्यों मिलते हैं, ठीक है, क्यों वो कंपाउंड बनाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, अलग अलग बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स देखेंगे, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, रेजोनेंस ज्योमेट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वेस्पर थ्योरी, VSEPI यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वॉल्विंग sp and d ऑर्बिटल्स इन शेप ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे अलग अलग कंपाउंड्स की। ठीक है, जैसे CH4 हमें दिया है तो CH4 की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होता है, ये सभी हम बात करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर। फिर हम MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे ऑफ होमोन्यूक्लियर और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को भी डिस्कस करेंगे। अगला है केमिकल। अच्छा, ये जो 4 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यानी कि लगभग जब अगर हमने ये चैप्टर यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिए हैं तो क्लास 12th में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी ये हमारे काम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें 11th तो बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि 12th में दोबारा ना पढ़ना पड़े। फिर एक हमारे पास केमिकल थर्मोडाइनमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, रेडॉक्स रिएक्शंस है। ठीक है, अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो लगभग 9 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हम एलिमेंट पीरियोडिसिटी और एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की बात करें तो यहाँ से लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, बहुत अच्छा ये चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर एक बार हमें समझ में आ जाएगा तो हम बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो लगभग 7 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, तो यहाँ से लगभग 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम लगभग 7 नंबर के, और रेडॉक्स से बहुत कम यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर हम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। देखो, अभी तक जो हमने पढ़े वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल के चैप्टर थे। ठीक है, तो पहला चैप्टर ये हो जाता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, जो कि क्या है, यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल हमें पढ़ने, इफेक्ट, रेजोनेंस, नोमेनक्लेचर, इनके बारे में बात करनी है। और दूसरा नेक्स्ट चैप्टर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर। यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ से काफी मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 11 मार्क्स का तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 10 मार्क्स का हाइड्रोकार्बन से पूछा जाता है, और टोटल हमें 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया है कि कौन कौन से चैप्टर है। अच्छा, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे पढ़ना, कौन से चैप्टर पहले पढ़ेंगे। तो देखो, हमारे पास 3 यहाँ पर हैं, या तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों में से कोई भी हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं, या हम चैप्टर वाइज भी चल सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से चैप्टर दिए हुए हैं वो हम वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, फिर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे,
फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, है ना, पीरियोडिसिटी, जब कैसे पीरियोडिक टेबल है, क्या उसका क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का। फिर पढ़ेंगे बॉन्ड कैसे बने। ये 4 चैप्टर तो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है या बाकी के ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक, चलिए, तो वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से ही। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऑर्गेनिक वाले सेक्शन को पहले उठा लें या फिजिकल को पहले उठा लें या इनऑर्गेनिक को पहले उठा लें, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम सीरियल वाइज यहाँ पर चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ जो पुराने कॉन्सेप्ट भी थे, जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस 9th 10th में पढ़े हैं, उन्हें भी हम थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमारे सारे चैप्टर हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, IUPAC नोमेनक्लेचर, फिर अलग अलग जो इफेक्ट है हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फ्यूजन, कोवलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटाइंस, कार्बेनाइंस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एलिफेटिक जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, उसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमें पढ़ना है, जहां पर एल्कीन, एल्केन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी है, और इसमें कई सारी रिएक्शन भी हैं जो हमें देखनी है। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान पदार्थों, उनके गुणों, संरचनाओं और उनके परिवर्तन का विज्ञान है, चूंकि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी हुई है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक वस्तुओं के अध्ययन से संबंधित है। रसायन विज्ञान का अध्ययन बहुत ही रोचक है, जो हमारी संस्कृति और पर्यावरण के लिए विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं। केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस है मॉलिक्यूल और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की, जो डील करती है मैटर की स्टडी, उसके कंपोजिशन, changes that matter undergo, the relation between changes in composition and changes in energy. Chemistry plays an important role in meeting human needs for food, health care products. ठीक है, अब केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ तो हमने अभी भी देखी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन ये होती क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry, this branch deal with study of carbon compound, especially hydrocarbon and their derivative. तो इस ब्रांच में वैसे जैसे हम आगे आगे डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे और डिटेल में केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर और भी कुछ चीजें जो है वो देखेंगे साथ साथ। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि कार्बन कंपाउंड, स्पेशली जो हमारे हाइड्रोकार्बन है और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, उनके बारे में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच डील विद स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन। तो यहाँ पर हम कार्बन को छोड़ करके जितने भी हमारे और एलिमेंट है उनके बारे में स्टडी करते हैं। इट लार्जली कंसर्न्स इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल पाए जाते हैं उनकी स्टडी हम कह सकते हैं ऐसा। अगला है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिना is the main concern of this branch. It is basically concerned with laws and theories of the different branches of chemistry. ठीक है, ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पर हम क्या बोलते हैं। इसके अलावा 2-3 और है, जैसे इंडस्ट्रियल, बायोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल भी और बायोकेमिस्ट्री भी। ठीक है, तो इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जिसमें इन्वॉल्व होती है वो सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है, जो डील करती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, उसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अगला है बायोकेमिस्ट्री, deals with the chemical change going on the bodies of living organism, plants and animals. तो बायोकेमिस्ट्री यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिक्स हो जाए तो बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम, जो ह्यूमन बॉडीज में
ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अगला है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जैसे कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस, ये सब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। क्लियर है। अगर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या है, सेंट्रल रोल साइंस में एक प्ले करती है और ऑफन इंटरवीन्ड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज सच एज वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। आप देख सकते हैं कहाँ पर ये एप्लीकेबल है। ठीक है, वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, alkalis, acid, salt, dyes, polymer, drugs, soap, detergent, metal, alloy, etc. including new material। यहाँ तक कि नए मटेरियल के लिए भी यहाँ पर ये काम आती है। तो इसके एप्लीकेशंस भी हमने देख लिए हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं मैटर। तो केमिस्ट्री देखो नेशनल इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन नीड्स के लिए, ह्यूमन नीड जैसे खाने के लिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए और अदर मटेरियल एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो हमें सब कहाँ से मिलते हैं, जहां से भी मिलते हैं, उसमें केमिस्ट्री क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। चलिए बात करते हैं मैटर की। अब मैटर क्या होता है ये तो हम क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत डिटेल में हमने क्लास 9-10 में भी पढ़ा है। एक बार रिवाइज कर लेते। तो मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे मैटर यानी कि पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो मैटर की अलग अलग स्टेट्स होती हैं। ठीक है। वैसे तो हमारे पास 5 स्टेट्स हैं लेकिन 3 स्टेट मेनली हम पढ़ते हैं, बाकी 2 स्टेट्स को हमने क्लास 9-10 में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो पढ़ा था। ठीक है। चलो, तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास, ऑफर रेजिस्टेंस एंड कैन बी perceived of डायरेक्टली बाय आवर सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर और लिविंग बींग्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, मैटर है। तो मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह का क्लासिफिकेशन, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सॉलिड जैसे कि लकड़ी है, कागज है, किताब है। लिक्विड जैसे कि वाटर, ऑयल। ठीक है। गैस की बात करें तो एयर है और बहुत सारी गैसेस हमारे पास। ठीक है, एलपीजी है, सीएनजी है, अलग अलग गैसेस हैं। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये भी 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है। एक है प्योर सब्सटेंसेस जिसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आते हैं तत्व और यौगिक, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, ये सभी क्या है, तत्व है। वहीं अगर हम यौगिक की बात करें तो जैसे वाटर यानी कि H2O है, CO2 है, ये सभी क्या है, कंपाउंड है। ठीक है। तो एक तो हो गए प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ और एक हो गए मिश्रण यानी कि मिक्सचर्स। अब ये मिक्सचर जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सामांगी और विषमांगी यानी कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब ये क्या होते हैं, जैसे एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एलिमेंट हम किसे कह सकते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या है, हमारे एलिमेंट है, तत्व। नेक्स्ट है कंपाउंड यानी कि यौगिक। अब कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे CO2 है, H2O है, ये सारे क्या हो गए हमारे कंपाउंड, यानी कि जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर के बने हैं, उसे यौगिक कहा जाता है। ठीक है। अब मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में 2 तरह के मिक्सचर हैं, एक होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ठीक है। अब होमोजेनस और हेट्रोजेनस में डिफरेंस क्या है। होमोजेनस मिक्सचर जहां पर अगर हम कहें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, वो क्या है, अच्छे से घुले हुए हैं। जैसे कि हमें कहा जाए सॉल्ट प्लस वाटर का कोई सॉल्यूशन है,
तो सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन कैसे होगा? हमने एक बीकर लिया है, बीकर में वाटर डाला है और वाटर में 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया है। इसे एक स्टिरर की मदद से या चम्मच की मदद से घोलने की कोशिश की है। तो हम क्या देखते हैं, सॉल्ट जो है वो पानी में अच्छे से घुल जाता है। ठीक है, अब मान लो ये हमारा वो सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन है। तो क्या बाहर से देख करके हम इस सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन में से सॉल्ट को देख सकते हैं क्या? सॉल्ट हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि सॉल्ट क्या हो गया, इसमें अच्छे से घुल गया है। ठीक है, दूसरा, क्या ऐसा है कि कहीं पर ये पानी ज्यादा सॉल्टी होगा? अगर हम इसे टेस्ट करें तो कहीं पर ये ज्यादा सॉल्टी होगा, कहीं पर कम सॉल्टी होगा, यानी कि कहीं पर सॉल्ट के पार्टिकल ज्यादा है, कहीं पर कम है। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली अच्छे से क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली घुल जाता है। यानी कि सॉल्ट जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट में सॉल्ट क्या होगा, फैला होगा हर जगह। इसलिए हम इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है जहां पर हमें सॉल्यूट जो है उसके पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, या हम कहें कि दोनों आपस में अच्छे से घुल गए हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा होमोजीनस। वहीं अगर हम कहें कि सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है, तो हमें क्या दिखेगा, ये बीकर है, इसमें वाटर डाला है, लेकिन इसमें हमें सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। वाटर तो डाला है लेकिन सैंड के पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाएगा, जिसमें हमें दोनों सैंड वाटर दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनस। ठीक है, और ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली, इसमें जो ये सैंड वाटर है ये नॉन यूनिफॉर्मली तरीके से मिले हुए होते हैं, यानी कि अच्छे से घुले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने कई मिक्सचर्स देखे हैं, तो जहां पर हमें सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं इसका मतलब वो है हेट्रोजीनस, और जहां पर हमें कंपोनेंट नहीं दिख रहे हैं वो अच्छे से घुले हुए हैं उसे कहा जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि होमोजीनस। ठीक है, अच्छा, होमोजीनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है, हेट्रोजीनस को सॉल्यूशन नहीं कहा जाता। ठीक है, चलो क्लियर है। नेक्स्ट, एलिमेंट जो हैं वो 3 तरह के हैं। एक हमारे पास है मेटेलिक, एक है नॉन मेटेलिक और एक है मेटेलॉइड्स। मेटेलिक हम जानते हैं जो मेटल वाली प्रॉपर्टी वाले, नॉन मेटेलिक और एक होते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड भी 2 तरह के हमारे पास है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 तरह के कंपाउंड है। क्लियर है, तो ये है मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन। हाँ, हम इसको धीरे धीरे अभी डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, पर एक बार आप इस फ्लो चार्ट को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट, द प्राइमरी स्टफ प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंस इज नोन एज एलिमेंट। तो जो प्राइमरी स्टफ होता है सभी सब्सटेंसेस में, उसे एलिमेंट कहा जाता है। हु इज द स्मॉलेस्ट यूनिट नोन एज एटम, और इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे कहा जाता है एटम। टोटल 112 एलिमेंट्स आर नोन, अभी तक 112 एलिमेंट क्या है, नोन है, जिसमें 92 नेचुरली अकरिंग है एंड द एलिमेंट रेस्ट आर रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, और बाकी के जो बने हैं वो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से बने हैं, जिसमें 88 मेटल्स हैं, 18 नॉन मेटल्स हैं और 6 मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, अब ये चेंज भी होते रहते हैं। क्लियर। अगला है कंपाउंड, अ नॉन एलिमेंटल फॉर्म। कैसा है ये, नॉन एलिमेंटल प्योर सब्सटेंस है, उसे कंपाउंड कहा जाता है, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट मिले हुए होते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड से फॉर्म्ड ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन, और किसी केमिकल रिएक्शन से ये बनते हैं। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ कांस्टेंट कंटिन्यूअस कंपोजिशन। ठीक है, यानी कि एक गैर तत्वीय शुद्ध पदार्थ एक यौगिक कहलाता है, जिसमें एक से अधिक तत्व परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण बनने वाले रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है। तो कंपाउंड किसे कहते हैं, एग्जाम्पल तो हमने देख लिया था। बाकी मिक्सचर की अगर हम बात करें, तो मिक्सचर एक से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों का समुच्चय है
जिनके रासायनिक पहचान मिश्रण से भी बनी रहती है। इसका घटक अनुपात यौगिक के विपरीत भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए चीनी पानी, तो क्या बना? चीनी का सिरप। ठीक है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी, यानी कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस। अगर हम होमोजेनस की बात करें तो जिनके प्रत्येक भाग की संरचना स्थिर रहती है, यानी कि कंपोजिशन क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। उदाहरण के लिए जलीय और गैसीय घोल। वहीं विषमांगी मिश्रण के बारे में बात करते हैं तो जिनकी संरचना प्रत्येक भाग के लिए भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए मिट्टी, कंक्रीट का मिक्सचर। क्लियर है इतना? चलिए इतना आप नोट कीजिए। आगे बात करते हैं। तो ये है होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल। तो नॉर्मल these type of mixture in which the component mixed are uniformly distributed throughout the mixture, यानी कि पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है। दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। वी कैन ऑब्जर्व ओनली वन फेज ऑफ मैटर इन अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है। जैसे पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, वी कांट जज अ होमोजेनस मिक्सचर बाय जस्ट सीइंग इट। तो देख करके हम नहीं बता सकते कि इसमें कंपोनेंट क्या क्या है। होमोजेनस मिक्सचर आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी। क्लास 12th में पहला चैप्टर हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पहली लाइन पढ़ाई जाती है, या पहली लाइन हम यही पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ पर होता है, जैसे रेन वाटर है, विनेगर है, ये सारे हमारे क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। हेटेरोजेनस की बात करें, सारे कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड ऑल द पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो मिक्स, कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं और लेकिन सारे पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड मोर देन वन फेज कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। तो हम जो है यहाँ पर कंपोनेंट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें जो है पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। कैसे होते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली होते हैं। तो हेटेरोजेनस हम बिल्कुल मिक्सचर देख करके ही बता सकते हैं। और यहाँ पर जो कंपोजिशन होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म, जैसे कि सी वाटर है, पिज्जा है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो बच्चों आज हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के। बाकी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।